कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया, उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मर्जी आपकी। जी, किसका एक्सप्लेन करना? इनकम डायरेक्शनल टेस्टिंग में इनकम और एक्सपेंसेस को कैसे अंडरस्टेट ओवरस्टेट करेंगे? देखिए ये तो सिंपल, इनकम को कैसे ओवरस्टेट करेंगे? फेक इनकम रिकॉर्ड करके, ठीक है। एक्सपेंसेस को कैसे अंडरस्टेट करेंगे? रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ये रेंट पे अप्रूवल पास नहीं करेंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, चैप्टर 3 इन तीनों का आपको बेसिक कंसेप्ट देता है, ठीक है। हर एरिया में कैसे रिस्क असेसमेंट करनी है, कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या क्या परफॉर्म करने हैं, क्या क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये तीनों चीजें डिटेल में हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारे चैप्टर 10, 11, 12 ये प्रोबेबली ये 3 चैप्टर नंबर हो गए, ये इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो ये हमने इनको डिटेल में स्टडी करना है। अभी तो सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते क्या, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते क्या, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया, ठीक है। आगे फर्दर एरिया लेवल पे इसको लेके जाना है हमने, जिसमें हम आपसे पूछेंगे बताओ सेल्स पे क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, बताओ डेटर्स में क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, वो भी सिखाने हैं, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की हद तक ही आपने भी रहना है। 2-2, 3-3 शायद एग्जांपल्स भी दी हुई है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, याद करने के लिए नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। उनको पढ़ने समझ आ गई तो काफी है, इससे ज्यादा आपने नहीं सोचना। और लेकिन कभी कभी बैठ के खुद से ये सोच लिया अगर अच्छा इस एरिया में क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर होंगे, तो हाँ खुद से मैंने आपको बताया वो जजमेंट के लिए खुद से प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहे, आपके लिए आसानी होगी जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। और कोई क्वेश्चन? जी, इंक्वायरी में कह रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स विद अदर एविडेंस। इसका मतलब यह है कि हम जब इंक्वायरी करते हैं ना, इसकी रिलायबिलिटी इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि ये दूसरे एविडेंस के साथ मैच करता है कि फर्क आता है। यानी अगर हमने इंक्वायरी की मैनेजमेंट से, उसका जवाब कुछ और था, और हमने किसी दूसरे सोर्स से एविडेंस मिला वो कुछ और था, दोनों में फर्क था, तो फिर हमारे लिए वो इंक्वायरी की रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी, ठीक है। इंक्वायरी वो पहले बेचारी इंक्वायरी लेस रिलायबल होती है, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाए दूसरे एविडेंस के साथ तो मजीद उसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी। इनकंसिस्टेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं वो लिखा हुआ है कि उसकी कंसिस्टेंसी के डिपेंड करेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कहना यही जा रहा है कि अगर इंक्वायरी दूसरे एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट है तो अच्छी बात है, फिर तो चले हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी। और की क्वेश्चन? जी, डायरेक्शनल टेस्टिंग में लिखा हुआ है कि हमने डेबिट आइटम्स को टेस्ट करना है ओवर स्टेटमेंट के लिए, क्रेडिट आइटम्स को टेस्ट करना है अंडर स्टेटमेंट के लिए, अपोजिट अकाउंट ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम हमारा एक नहीं 2 एरियाज को इफेक्ट करता है। तो जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट ने ये एंड पे एक्सपेंसेस की, सैलरीज एक्सपेंसेस की अक्रूवल नहीं रिकॉर्ड की, तो जब हम चेक करेंगे हम कहेंगे वो डेबिट आइटम्स को हमने ओवर स्टेटमेंट, क्रेडिट आइटम्स को अंडर स्टेटमेंट के लिए चेक करना है ना। हमने जब क्रेडिट आइटम को चेक किया लायबिलिटीज अंडर स्टेटेड है, अक्रूवल की एंट्री पास की, एक्सपेंसेस डेबिट, अक्रूवल लायबिलिटीज क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली टेस्ट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम्स का आपस में लिंक होता है, तो आप एक को चेक कर लें तो दूसरी डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की वजह से दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। जी, अच्छा, डायरेक्शनल टेस्टिंग में ना बस इतना काफी है, बल्कि ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, इससे ज्यादा ना सोच। असर्शन टेस्टिंग के बारे में आपने ऐसे सोचा है? जो मर गई अप्रोच उसका गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और जो एग्जाम में टेस्ट होनी है असर्शन, बताए क्लासिक ट्रांजैक्शन की असर्शन कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? लेकिन देख, और जो जिसने पास करवाना है कंसेप्ट ने उसको देखा भी नहीं, वो भी रिवाइज करना है, और जो पहले बता दिया, मैंने बता दिया था ना, ऑब्सोलीट हो चुकी है, किताबों में अब नहीं चलती, सिर्फ एग्जाम में 1-2 नंबर की शायद कभी पूछ ले, हालांकि वो भी नहीं पूछा उसने कभी। तो जिस पे फोकस करवाया करे ना उसके ऊपर फोकस है, इसको छोड़। डायरेक्शनल टेस्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बस खत्म खत्म खत्म, इंतकाल, फिनिश, द एंड। जी भाई,
हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए किसी एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया हो, तो ऑडिटर जब उसकी वेरिफिकेशन करेगा तो एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को भी चेक करेगा और उसके बाद की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट करेगा। तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या ऑडिटर इस काबिल होता है कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करे? इसका जवाब है बिल्कुल, ऑडिटर इस काबिल होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो बेसिक अंदाजा हो जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अंदाजा हो जाता है कि एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस का लेवल क्या है, ठीक है, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ठीक है, आपको क्या ये अंदाजा, आपने किसी टीचर से पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या आपको ये अंदाजा हो सकता है कि ये 3-4 टीचर्स हैं, इनमें से कौन सा टीचर ज्यादा कंपिटेंट हो सकता है? अंदाजा लगा सकते हैं आप। कैसे लगाएंगे? हालांकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो एक बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो कैसे कंपिटेंस, कैपेबिलिटी वैल्यूएट कर सकता है? क्या कह रहा है? फीस देंगे? नहीं, फीस तो बड़ी देर हो जाएगी, हमें उससे पहले वैल्यूएट करना होता है, हमें पहले। हाँ, फेसबुक वगैरह नहीं, ग्रुप्स वगैरह में नहीं, कैसे वैल्यूएट करेंगे? कैसे वैल्यू? रिलायबिलिटी भी है ना, आपको सोर्स ही नहीं पता एविडेंस का क्या है, और जिस एविडेंस का सोर्स है उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? नहीं होगी। हाँ, इंक्वायरी करेंगे, मार्केट में रेपुटेशन देखेंगे, फीडबैक लेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह ऑडिटर भी उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन इंक्वायरी करके एक्सपीरियंस पता चला कि एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस क्या है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इन चीजों से उसे अंदाजा हो जाता है। क्योंकि जाहिर है वो ये तो नहीं है कि वो मरीख में रहता है एक्सपर्ट, वो भी इसी दुनिया में रहता है, पाकिस्तान में अपर लाहौर में रहता है, यहाँ कराची में रहता होगा, एलियन थोड़ी है। तो हमें अंदाजा एलियन कैसे हो गया, तो उससे अंदाजा पता चल जाता है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन क्या था? हाँ, कह रहे बैठे समय लगे, कह रहे देयर आर, अगर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस पे डाउट्स क्रिएट होते हैं तो इससे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इफेक्ट आ सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर हमें किसी पता चल जाए किसी एक एरिया में मैनेजमेंट ने हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो जिस एरिया में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसमें तो चलें, जो हमने अब रिस्क इंक्रीज करके करना है सब करना ही है, लेकिन क्या हम ये भी सोचेंगे कि बाकी एरिया में भी हो सकता है मैनेजमेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी हो, तो बाकी एरियाज में भी हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, हमारे प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएंगे। ये है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, कि हम अदर एरियाज में भी अपने रिस्क को बढ़ा देंगे, प्रोसीजर्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑडिट से, कि हम कहेंगे नहीं, हमने ऑडिट नहीं करना, ऐसी मैनेजमेंट ऐसी, क्योंकि हमारा बहुत सा एविडेंस जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू हम तक पहुंचता है ना। तो अगर पता चले मैनेजमेंट ही 2 नंबर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने फ्रॉड किया हुआ है, और डायरेक्टर्स को कहने के बावजूद भी चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाला नहीं जा रहा, अपनी पोस्ट पे मौजूद है, हम कहते हैं फिर हम जा रहे हैं विड्रॉ कर ले। ये है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। यानी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट का मतलब क्या हुआ? हमारा अदर एरियाज में रिस्क इंक्रीज होना, हमारे प्रोसीजर इंक्रीज होना, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ कर लेना, ये है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। क्लियर? चलिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 4, जो कि मैंने शायद आपको बताया था हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक, बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा हाँ, इसके नोट्स अभी कॉपी हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी 8-10 मिनट में आप तक पहुंच जाएंगे नोट्स, क्योंकि पेजेस ज्यादा इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और आपका मैंने वो ब्रेनस्केप के ऊपर वो नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड कर दिया था, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में आज कर दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। चैप्टर 2 कर दिया था, आप उसकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। हाँ, माइंड में बारी बारी बिल्कुल, मैंने कमिटमेंट किया आपके साथ, तो इंशाल्लाह सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बारी बारी। जी भाई अटेंटिव होके सुनिए। हमने चैप्टर 1 में ये स्टडी किया था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं: 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और मैंने आपसे ये कहा था कि हम अगले 3 चैप्टर 2, 3, 4 में इन्हीं 5 एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। और जब अगर कोई स्टूडेंट इन 5 एलिमेंट्स को डिटेल इनको समझ ले, तो फिर बाकी का सारा ऑडिट उसके लिए आसान हो जाता है, ये कंफर्म है। ये नहीं कि बाकी के ऑडिट में नए कंसेप्ट्स नहीं आएंगे, नए कंसेप्ट्स आएंगे, लेकिन पूरे ऑडिट का चूंकि उसको ओवरव्यू मिल चुका होता है, और अगर आपकी बेसिक्स डेवलप हो चुकी होती है, अगर बेसिक्स आपकी ठीक है, तो बाकी सारा ऑडिट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, आप उसको इंशाल्लाह आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अगर पहले 4 चैप्टर्स आपके लिए आपको मुश्किल लगे हैं, इनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है बाकी के ऑडिट में भी प्रॉब्लम होगी। तो पहले 4 चैप्टर्स में आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होना इंतहाई जरूरी है।
ये निकल गए तो फिर बाकी का ऑडिट भी इंशाल्लाह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। चैप्टर 2 में हमने 3 एलिमेंट स्टडी किए थे, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया। चैप्टर 3 में हमने एलिमेंट डिस्कस किया था एविडेंस, और चैप्टर 4 में अब हम एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है, अब चूंकि जो एश्योरेंस एंगेजमेंट हम कवर कर रहे हैं वो ऑडिट है, तो जाहिर है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट का मतलब ऑडिट के केस में क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं एक ऑडिट रिपोर्ट के। हम ऑडिट रिपोर्ट के एक एक हिस्से को स्टडी करेंगे कि ये हिस्सा क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के आज के लेक्चर में और कल के 2 लेक्चर लगेंगे इसके ऊपर। इन 2 लेक्चर्स में हम क्या सीखेंगे कि हमारे ऑडिट में जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, एक सबसे अहम डॉक्यूमेंट है कौन सी, ऑडिट रिपोर्ट। इसकी एक एक चीज, एक एक एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। देखिए ऑडिटर पूरे ऑडिट में हजारों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है एविडेंस की शक्ल में, लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसी होती है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ शेयर की जाती है। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारे का सारा एविडेंस वो अपने पास रख लेता है, वो जनरल पब्लिक के पास नहीं जाता। जनरल पब्लिक के पास क्या जाता है, ऑडिट रिपोर्ट। इसीलिए खास तौर पे हमारे लिए ऑडिट रिपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एविडेंस में कोई ऊंच नीच हो गई ना, गलती, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है, वो तो हमारे पास ही है। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट में एक लाइन की भी गलती हो गई, तो चूंकि वो सारी दुनिया उसको पढ़ रही है, उसके ऊपर रिलाई कर रही है, तो वो ऑडिटर की रेपुटेशन को बहुत इफेक्ट करती है। इसीलिए हमारे लिए प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस टॉपिक में से कंसेप्ट इन्वॉल्व ना होता हो। ठीक है, ये वैसे तो आप थोड़ा सोचें अगर, तो ऑडिट रिपोर्ट हमारे ऑडिट, ये बेसिक्स है ना, बेसिक्स हमारे ऑडिट का लास्ट स्टेप है, लेकिन हम इसको अभी स्टार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो ताकि इसकी बेसिक समझ आ जाए, दूसरा आगे चल के हर टॉपिक में वो हमें यही कह रहा होगा कि भाई ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, अगर ये परफॉर्म हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो रिपोर्ट पे ये इफेक्ट, अगर हो जाए तो रिपोर्ट पे ये इफेक्ट। तकरीबन हर टॉपिक में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस कर रहा है, तो इसीलिए पहले समझ लेना जरूरी है, हमें पता चल जाए मैक्सिमम इंपैक्ट क्या हो सकता है रिपोर्ट के ऊपर। क्लियर? ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं क्या है? प्रैक्टिकली भी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनडायरेक्टली दूसरे टॉपिक के साथ मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक ऑप्शन तो ये है कि अभी ऊपर ऊपर से ये मैं आपको पढ़ा दूं और फिर जैसे जैसे टॉपिक्स आगे आए तो हम डिटेल में पढ़ लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अभी थोड़े एक्स्ट्रा टाइम लगा के, जैसे फर्ज कीजिए 6 लेक्चर, 6 की बजाय 10 लेक्चर लग जाए, लेकिन हम हर कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हों, ताकि जब आगे चले और वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन पूछे तो हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू का अंदाजा हो कि कैसे इसका इंपैक्ट आ सकता है। भाई ठीक, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। चलिए, इससे फिर आपने ये अंदाजा नहीं लगाना कि हमारे टोटल 100 लेक्चर्स हैं और 20 चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर के ऊपर 5 लेक्चर लगने चाहिए, तो अभी हमारे 20 लेक्चर्स हो गए हैं लेकिन चैप्टर 4 कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब है हम पीछे हैं अभी, इसका मतलब है हमें आखिरी महीने में लेक्चर अटेंड करना पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन नहीं करनी आपने, ठीक है, क्योंकि हम कुछ एडवांस के टॉपिक्स भी अभी पढ़ रहे होंगे, वो बाद में आपको उसका फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें फिर। तो मैं थोड़ा सा ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ये चीज है, ये चीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके साथ एग्जांपल्स भी ऐड करूँ, इसके साथ ऐसे कंसेप्ट्स जो आगे चल के हमने पढ़ने हैं वो भी ऐड कर दूं, इसके साथ कोई पास्ट पेपर का केस है, केस स्टडी, वो भी ऐड कर दूं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट समझने में भी आसानी होगी और आगे चल के बेसिक्स भी दूसरे कंसेप्ट्स की डेवलप हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं हम एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कह लें या ऑडिटर्स रिपोर्ट कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इसके एलिमेंट्स, एलिमेंट से क्या मुराद है, सेक्शन, रिपोर्ट के जितने हिस्से, पार्ट्स कह ले, पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, जैसे आई कैप आपको रिजल्ट कार्ड जब सेंड करता है, भाई सबसे अहम तो वही है ना, आप पूरे सेशन में जो नोट्स बना रहे हैं ये तो आपका एविडेंस है, ये तो आपका एविडेंस है ना। आई कैप जो आपको रिजल्ट भेजता है वो क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा बताइए, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाम होता है आपका, CRN, एड्रेस होता है, सिग्नेचर होते हैं, डेट, ठीक है, मार्क्स, हाँ। अच्छा कुछ डेट्स, नेम वगैरह होते हैं, कुछ पैराग्राफ भी होते हैं। इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स होते हैं पैराग्राफ की शक्ल में और कुछ पैराग्राफ की शक्ल में नहीं होते। जैसे डेट जो है, जैसे नेम है, ये पैराग्राफ तो नहीं है,
लेकिन एलिमेंट तो है। अच्छा चलिए पैराग्राफ में मुझे पता सारे एलिमेंट सारे पैराग्राफ में सबसे अहम एक ही होता है, कौन सा वाला? पास है कि फेल है, शाबाश। इसी तरह जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है ना, इसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 15-16 एलिमेंट्स होंगे शायद, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट पैराग्राफ हैं, कुछ सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स होंगे, लेकिन सबसे अहम एलिमेंट कौन सा होगा? ओपिनियन। किस चीज में ओपिनियन? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, कहना है क्लियर? अच्छा अब हम एलिमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। एक होती है रिपोर्ट अनमोडिफाइड, एक होती है रिपोर्ट मॉडिफाइड। बताइए किसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती होगी, किसमें ज्यादा एलिमेंट होगी? मॉडिफाइड, बिल्कुल, क्योंकि मॉडिफाइड रिपोर्ट उस वक्त दी जाती है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ मसला मसाइल, तो अगर कोई मसला मसाइल तो हमने उसको भी डिस्कस करना है, शाबाश ठीक। अच्छा मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे ये थी कि मैं इस वक्त सिर्फ आपको अनमोडिफाइड रिपोर्ट के एलिमेंट्स बता दूं और फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट के जैसे जैसे आगे आते जाए वैसे वैसे बताता जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम चाहे एक्स्ट्रा लग जाए, हम एक ही दफा सारे एलिमेंट्स को डिस्कस कर लें, ताकि आइंदा जब कभी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है ना किसी भी केस स्टडी में, तो आपको ये परेशानी ना हो कि ये वाला एलिमेंट तो हमने रिपोर्ट में पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से आ गया, ये सोल्यूशन में ये क्यों लिखा है कि रिपोर्ट में इसका जिक्र करेंगे, जब हमने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें तो ये चीज पढ़ी नहीं हमने। तो इसीलिए आगे चल के चूंकि हमने केस स्टडीज भी अटेम्प्ट करनी है, तो मैंने सारे जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते थे सारे निकाल के आपके सामने रख दिया, ठीक है। इसमें अनमोडिफाइड रिपोर्ट के भी कवर हो रहे हैं, यानी ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट्स आपके सामने लिस्ट बना दिया। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो हर ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे, कुछ सिर्फ उस ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे जो मॉडिफाइड। शाबाश शाबाश। इसीलिए मैं थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दे दे, मैं कुछ एलिमेंट्स पे निशान लगा लूं, किन एलिमेंट्स पे जो कि मॉडिफाइड रिपोर्ट में आएंगे। चलिए जी, ये बट ठीक है, हो गया काम। हाँ मैंने कुछ 1 2 3 4 पॉइंट्स के ऊपर निशान लगाया है। ये 4 मैटर प्रैक्टिकली आप किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को देखेंगे ना, उसमें बाकी के एलिमेंट तो आपको हर रिपोर्ट में नजर आएंगे, ये वाले एलिमेंट किसी रिपोर्ट में नजर आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। जिस रिपोर्ट में नजर आए समझ लीजिएगा मॉडिफाइड, और जिसमें नजर ना आए अनमोडिफाइड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट किसी भी रिपोर्ट का वो होगा टाइटल। हर रिपोर्ट टाइटल होता है, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट का भी एक टाइटल होगा। टाइटल पे क्या लिखा होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। खास तौर पे फोकस कीजिए वर्ड इंडिपेंडेंट के ऊपर। ये टाइटल क्यों जरूरी? ये टाइटल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, ऑडिट रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर रिपोर्ट भी है। तो ऑडिट रिपोर्ट को डायरेक्टर रिपोर्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए टाइटल दिया जाता है। टाइटल क्यों जरूरी है? ताकि ऑडिट रिपोर्ट को जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जैसे इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट, उससे डिफरेंशिएट किया जाए। आपको टाइटल पढ़ के पता चल जाए कि यहां से इंडिपेंडेंट ऑडिटर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट शुरू होने वाली है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिकेट कर रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि इंटरनल आपको पता है इंडिपेंडेंट नहीं होता। टाइटल समझ आ गया? चलिए फिर दूसरा एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब, अच्छा ये एड्रेसी है, एड्रेस नहीं है। एड्रेसी का मतलब है जिसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है, जिसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है। ये डिपेंड करता है, एड्रेसी क्या होगा? डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, लीगल रिक्वायरमेंट्स पे। जैसे अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो एड्रेसी होंगे शेयर होल्डर या मेंबर्स, पाकिस्तान में मेंबर्स कहा जाता है उन्हें। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो एड्रेसी होंगे कोई और एप्रोप्रिएट, जैसे डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे बैंकर्स वगैरह हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताया, हमारे सिलेबस में ज़हन में रखिएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। इसीलिए अगर एग्जाम में कभी वो हमें रिपोर्ट का फॉर्मेट दे और उसमें लिखा हो ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स, तो आपने ये नहीं अज्यूम करना कि ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, बल्कि आपने क्या अज्यूम करना है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है और उसने गलत एड्रेस ही दिया हुआ है। बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन सेट करता है इस तरह का, रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट या पैराग्राफ दे देगा, हमें क्या इसमें से गलतियां निकालो। तो याद रखिए एड्रेसी हमारा क्या होना चाहिए हमेशा? मेंबर्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट। आगे चलते हैं। ओपिनियन सबसे अहम। अच्छा पहले ये हुआ करता था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, कुछ अर्सा पहले रिवीजन आई है, पहले ये हुआ करता था कि ओपिनियन की प्लेसमेंट कहीं और होती थी, एंड में जाके।
फिर IASB ने, आपको पता है हमने उसे रिकमेंडेशन दिया कि ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को इंप्रूव करे, एक्सपेंड करे। तो इंप्रूवमेंट जब कर रहे थे उनके जहन में एक आइडिया आया, उन्होंने कहा कि ओपिनियन हम रिपोर्ट के एंड में देते हैं, तो हम अपनी रिपोर्ट की जो तरतीब है उसको बदल देते हैं। अब हम तरतीब रखेंगे, जो सबसे अहम चीज है यूजर्स के लिए वो सबसे पहले आएगी, जो कम अहम है वो बाद में आएगी। तो अब उन्होंने तरतीब फॉर्मेट को चेंज किया, रिवाइज किया, और अब रिवाइज फॉर्मेट में सबसे पहले कौन सा पैराग्राफ आता है? ओपिनियन पैराग्राफ। ये सिर्फ एक लाइन होती है, ये पैराग्राफ शक्ल में होता है ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन में क्या लिखा होता है ये जरा गौर से सुनिएगा। ओपिनियन में लिखा होगा हमने क्या किया, किसका, किस कंपनी का, किस साल का, ये लिखा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, किसका, किस पीरियड का, किस एंटिटी का, ताकि एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दूसरी कंपनी और दूसरे सालों की ऑडिट रिपोर्ट से डिफरेंशिएट हो सके। अच्छा, अब आगे बोनस टिप आपको दे रहा हूं, आपके लिए तो सिर्फ इतना जानना काफी है, लेकिन आपको पता है ऑडिटर बहुत सी एंगेजमेंट्स परफॉर्म करता है। तो जब आप सीफैप लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो उसमें बहुत सी श्योरेंस एंगेजमेंट आएगी। जब ऑडिट एंगेजमेंट आए तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, वी हैव ऑडिटेड द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये साल के बजाय हाफ ईयर का भी हो सकता है, हाफ ईयरली चेंज होगा। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीट के अलावा सिंगल भी हो सकता है, किसी एक चीज का भी ऐड कर सकते हैं। आगे चल क्या पढ़ेंगे हम, जो सर्विसेज, अहम चीज सर्विसेज परफॉर्म करते हैं वो बहुत सी तरह की हो सकती हैं। अगर ऑडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड, अगर रिव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव रिव्यूड, अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट है फिर हम लिखते हैं वी हैव परफॉर्म्ड प्रोसीजर, अगर कंपाइलेशन की एंगेजमेंट है फिर लिखते हैं वी हैव कंपाइल्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली आपका सिर्फ सिंपल वर्ड नहीं है, बल्कि ये आपकी नेचर ऑफ एंगेजमेंट को भी बता रहा होता है। अब जब आप रिव्यू की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, अगर हमारे सिलेबस में नहीं है, वहां पे क्या लिखा होगा, ये कंक्लूजन है वी हैव रिव्यूड, बाकी की बातें यही होगी। तो ओपिनियन में समझ आ गया, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, वी हैव ऑडिटेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये लिख दिया ओपिनियन। ये ओपिनियन में ना पहले हम उसको बेस बता रहे हैं कि ओपिनियन दे किस चीज पे रहे हैं, सीधा थोड़ी कहते हैं कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट कर दिया है, वो कहेगा पता नहीं किस कंपनी की है, किस साल की है। इसलिए पहले हमने उससे बेसिक इंफॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद ओपिनियन देंगे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करती है कि नहीं। ओपिनियन दो तरह के हो सकते हैं। ओपिनियन कितनी तरह के हो सकते हैं, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट कर रही हो, हम कौन सा ओपिनियन देंगे, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन में फर्क समझ आ गया। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ओपिनियन मॉडिफाई कब हो सकता है, कब होता है? ओपिनियन दो सिचुएशंस में मॉडिफाइड होता है। पहले जब कोई मिस स्टेटमेंट हो, दूसरा जब ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल ना कर सके। ओपिनियन मॉडिफाइड कब होता है? दो केसेस में, पहला जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट हो, दूसरा जब ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके, तब ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। नहीं समझ आई ना, दोनों में फर्क नहीं समझ आया, अभी मैंने समझाया। सुने, हमने पेपर दिया, रिजल्ट आया, लिखा हुआ था पास, कौन सा ओपिनियन है? अनमोडिफाइड। हमने पेपर दिया, मार्क्स आए 34, एग्जाम्पल नहीं भाई। अच्छा, मैं एक आपको वैसे टिप बता दूं, एक कोर्स अभी भी ना कुछ ऐसे होते हैं, एडवांस लेवल के कोर्सेज होते हैं, वो हम अटेंड करते हैं। तो मैं ना एक ऑनलाइन कोर्स बाय किया था, तो मैं देख रहा था, उसमें बंदा बता रहा था कि मेमोरी को ना कैसे शार्प कर सकते हैं। बहुत सी टेक्निक्स थी, वो मैं नोट कर रहा था, कभी वक्तन फक्तन आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें से एक टेक्निक क्या थी भला, चीजों को याद करने की, आप उनको अपने इमोशंस के साथ रिलेट करें। जो चीज आपके इमोशन के साथ रिलेट हो जाएगी ना, वो कभी नहीं भूलती। जिस चीज के साथ दिल पे लगती है, शाबाश, बिल्कुल दिल पे जिस चीज के साथ हम इमोशनली अटैच होते हैं ना, वो चीज में। तो ये रिजल्ट के साथ चूंकि हमारी बहुत सी इमोशनल अटैचमेंट है, ये एग्जांपल नहीं भूलेगी आपको, ये एग्जांपल नहीं भूले। अच्छा, आगे चलते हैं। पेपर दिया, मार्क्स आए 34, कौन सा ओपिनियन? अब सुनिए, रिजल्ट भेजा, पेपर देने ही नहीं गए, एडमिशन फॉर्म भेजा,
पेपर देने ही नहीं गए। अच्छा, रिजल्ट अभी भी आएगा, जिन स्टूडेंट ने ये कार्रवाई की उनको पता होगा, रिजल्ट अभी भी आएगा, लेकिन उस पे फेल नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? एब्सेंट। टेक्निकली स्पीकिंग एब्सेंट में और फेल होने में फर्क है, इंपैक्ट चाहे उसका सेम होता है। फेल होने का मतलब क्या है? स्टूडेंट हमारे पास आया, पेपर दिया, इसके पेपर में गलतियां थी, ठीक है, इसमें के 16 नंबर की ज्यादा गलतियां थी, इसलिए हमने इसको पास नहीं किया। एब्सेंट का मतलब ये होता है हमें नहीं पता ये पास है कि फेल होने वाला है, हमारे पास आया ही नहीं, हमारे पास आता, हम उसको चेक करते हैं इसका एविडेंस, फिर हम बता सकते थे कि ये पास है कि फेल है, फिर बता सकते थे कि पास है कि। दोनों में फर्क है, फर्क समझ आ रहा है? ठीक है, एक में हम आई कैप कंफर्म होके कह रहा है कि ये फेल है, दूसरे में क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे पास आता तो फिर मैं बता सकता। तो याद रखिए, इसी तरह ऑडिट में भी दोनों सिचुएशन में फर्क है। अब मैं आपको ऑडिट का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। हमने क्लाइंट से पूछा, अच्छा होगा दोनों सूरतों में मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, जैसे आपको दोनों सूरतों में अगली अटेम्प्ट देना पड़ती है, होगा दोनों में मॉडिफाइड, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क किस वजह से है ये बाद में बताऊंगा कि स्टैंडर्ड ने इसको फर्क क्यों रखा हुआ है। अभी सिर्फ ये समझ लें कि दोनों चीजों में फर्क होता है। पहली एग्जांपल, क्लाइंट के पास गए, हमने कहा सर स्टॉक काउंट करना है, उन्होंने कहा जी करें स्टॉक काउंट। स्टॉक काउंट के दौरान में हमें कुछ फिजिकली डैमेज आइटम्स मिली, हमने कहा इसको एनआरवी पे रिकॉर्ड कीजिए। क्लाइंट ने कहा मैंने रिकॉर्ड नहीं करना। ये क्या है? हमें पता है गलती क्या है, किस एरिया में, कितनी अमाउंट की है, किस चीज की वजह से। क्लियर? दूसरी एग्जांपल, हमने क्लाइंट से कहा जी स्टॉक काउंट करवाएं, उसने कहा स्टॉक काउंट करवाना ही नहीं है। ये कौन सी सिचुएशन है? एविडेंस नॉट अवेलेबल। अब जरा सोच के मुझे बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं इन्वेंट्री ठीक है? नहीं, सोच के बताइए, क्या ये कह सकते हैं इन्वेंट्री गलत है? ये भी नहीं कह सकते। हालांकि हमें शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, ऐसे नहीं इसने मना कर दिया, लेकिन एज प्रोफेशनल आप ये नहीं कह सकते कि गलत है, ये नहीं कह सकते गलत है। तो दोनों में फर्क है। जब हम रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे होंगे ना, दोनों केसेस में फर्क आएगा। एक में कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है इस एरिया में इस अमाउंट की, दूसरे में क्या कहेंगे? हमारे पास एविडेंस नहीं, हमें पता ही नहीं। भाई हम चेक करते तो फिर हमें पता चलता ना कि ठीक है कि, इसलिए इन्वेंट्री के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। इन्वेंट्री के बारे में बाकी चीजें ठीक है, वर्डिंग में फर्क नजर आ रहा है। पहले वाले केस में हम कहते हैं इन्वेंट्री इज मिसस्टेटेड फॉर ₹10 मिलियन, दूसरे में क्या कहते हैं? इन्वेंट्री के सिवा बाकी चीजें ठीक है। इन्वेंट्री के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें चेक ही नहीं करने दी। ना इन्वेंट्री के बारे में ये कहते हैं ठीक है, ना इन्वेंट्री के बारे में कहते हैं गलत है। ये जहन में रखिएगा। ये जो दूसरी एग्जांपल है एविडेंस नॉट अवेलेबल, इसमें ड्राफ्ट करते हुए रिपोर्ट में हमारी वर्डिंग क्या होती है? ना ये कहते हैं ठीक है, ना ये कहते हैं गलत है। मिस स्टेटमेंट में वर्डिंग क्या होती है? हम कहते हैं गलत है। ये ड्राफ्टिंग में आगे चल के काम आएगा एक इंसर्ट आपका, इन दोनों में फर्क रखना है। क्लियर? क्लियर जी? अब विड्रॉल भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी विड्रॉल की तरफ नहीं जाना। एक्सट्रीम केस में विड्रॉल भी कर सकता है। दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा, एविडेंस नॉट अवेलेबल का एक शॉर्ट नेम भी है, अगर याद रहे। कभी तो स्टैंडर्ड में ये यूज होता है, कभी एक और लफ्ज यूज होता है, इसका शॉर्ट नेम स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिट, स्कोप लिमिटेशन का मतलब ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन, स्कोप ऑफ ऑडिट पे लिमिटेशन लगा दी। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है ना ऑडिटर ने क्या चीजें कवर करनी है। जब ऑडिटर को वो चीजें कवर ना करने दी जाए तो लिमिटेशन हो जाएगी, इसे स्कोप लिमिटेशन भी कहते हैं। दोनों में से जो मर्जी टर्म यूज कर सकते हैं आप, लेकिन दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड में और नोट्स में और क्वेश्चन में कभी ये कहेगा एविडेंस नॉट अवेलेबल, कभी वर्ड यूज करेगा स्कोप लिमिटेशन। दूसरी एग्जांपल, अच्छा आप मुझे बताया अगर कंसेप्ट आपको समझ आया तो। मैंने क्लाइंट से कहा डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, उसने कहा नहीं करना, एविडेंस नॉट अवेलेबल यानी स्कोप लिमिटेशन। मैंने कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, उसने करे, उसने कहा करे, सेंड किया तो फर्क आया। मैंने कहा सर इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें, उसने कहा एंट्री नहीं। अगली एग्जांपल, मैंने क्लाइंट से कहा कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कीजिए, क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की, ये क्या? शाबाश, ये मिस स्टेटमेंट है। अच्छा, क्लाइंट ने फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन की है, मैंने उसे कहा मुझे रीवैल्यूएशन रिपोर्ट दे दो, और उसने दे दी रिपोर्ट। रिपोर्ट दे दी, हाँ मुझे पता था जल्दी जंप लगाएंगे, और अगर रिपोर्ट ना दे दो फिर स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, दोनों में फर्क समझ आया? ये ड्राफ्टिंग में खास तौर पे अहम होगा, इसलिए अभी समझ रहे। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हमने कंफर्म कर लिया कि चीज गलत है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? हम प्रोसीजर नहीं परफॉर्म, चेक ही नहीं कर सके उस चीज को। तो मिस स्टेटमेंट में हमारी वर्डिंग रिपोर्ट में क्या होगी? इन्वेंट्री गलत है। स्कोप लिमिटेशन वर्डिंग क्या होगी? हमें नहीं पता इन्वेंट्री सही है कि गलत है, हम उसको चेक ही नहीं कर सके, अब बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। दोनों में फर्क समझ आया आपको?
आगे चलते हैं। डेटर में अगर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की जी, अच्छा अब ये एडवांस क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछ लिया, आगे चल के हमने पढ़ना है। बताइए, बता दूं अभी। उन्होंने ये कहा कि सर आपने कहा कंफर्मेशन लेटर अगर सेंड किया जवाब आया फर्क था, वो है मिसस्टेटमेंट। क्लाइंट ने सेंड करने की इजाजत ही नहीं दी, वो क्या है? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा अब एक मिनट, अब आपने खुद ही बताना है। ये क्वेश्चन सुन लीजिए, बेस सुन लीजिए। पहली चीज सेंड किया जवाब आया फर्क था, क्लाइंट ने मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की, मिस स्टेटमेंट। दूसरी सिचुएशन क्लाइंट ने इजाजत ही नहीं सेंड करने की। तीसरी सिचुएशन क्लाइंट ने इजाजत दी सेंड करने की, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड भी किया, उसका जवाब नहीं आया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। शाबाश। हाँ भाई, ऐसे तो रैंडम वॉइस पे प्राइस नहीं मिलेगा, हाथ उठाना है। और वैसे मैंने पहले से तो जब कंफर्मेशन लेटर हमें सेंड किया और उसका जवाब ही नहीं आया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अच्छा चलें, अब फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? सेल इनवॉइसेस को चेक करेंगे। शाबाश। गुड डिस्पैच नोट को चेक करेंगे, सेल्स ऑर्डर को चेक करेंगे, ये रेंट के बाद जो कैश रिसीव हुआ वो देखेंगे इस डेटर से कैश रिसीव हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये रेंट के बाद कैश रिसीव हो जाना इस बात का एविडेंस था, ये रेंट पे रिसीवेबल है, रिसीवेबल था तो बाद में पैसे दिए ना। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। अब ये ओपिनियन क्लियर, खास तौर पे मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में फर्क क्लियर, ठीक है। अच्छा अगर आप कहें तो मैं आपको मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की कुछ और एग्जांपल्स ना बता दूं, जिस तरह प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल बताए थे जो आगे चल के बड़े काम है, उसको रिवाइज करते रहे, उसको रिवाइज। उसी तरह केस स्टडी में सबसे ज्यादा इस चैप्टर की केस स्टडी लाजमी आएगी एग्जाम में, इस चैप्टर की केस स्टडी लाजमी आएगी, 100% श्योर है। और उस केस स्टडी में जो कंसेप्ट टेस्ट होंगे उसकी भी हमने लिस्ट बनाई हुई है। आपको पता है ना हम क्या करते हैं, हम सारे पास पेपर इधर उधर से जितनी भी एग्जाम्पल इकट्ठी करते हैं, क्योंकि ताकि हमारे पास तकरीबन कंप्लीट लिस्ट आ जाए, एग्जाम में हमारे लिए आसानी हो। तो जिस तरह हमने रिस्क असेसमेंट के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की केस स्टडी की लिस्ट बनाई है ना, उसी तरह इसकी भी लिस्ट बनाई हुई है क्या एग्जाम में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स है अपेंडिक्स 2 में, अपेंडिक्स 2 में। ठीक है, मिस स्टेटमेंट बहुत सी हो सकती है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ना वो लिस्ट बनाई है। अपेंडिक्स 2 पेज 264 आपको लगा से नोट्स दिया ना, अपेंडिक्स लगा है। अच्छा जो मैं कह रहा हूं ना अपेंडिक्स में वही पढ़ना है, आगे पीछे कोई चीज नहीं पढ़नी, सिर्फ अपेंडिक्स 2 पढ़ना, ना 1 पढ़ना है ना 3 पढ़ना, सिर्फ अपेंडिक्स 2। लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। अब आप पूछे सर स्कोप लिमिटेशन लिस्ट किधर है? हाँ, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के नीचे करके पेज 38 में, एग्जांपल्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन, एग्जांपल्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन। हाँ बस ये इतना को हिस्सा पढ़ना है ना, इससे पहले वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में से हिस्सा पढ़ना है ना इसके बाद वाला नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना आपने। हाँ उंगली पकड़ के आपको पढ़ाऊंगा ना, खुद रास्ता भूल जाएंगे आप, चीजें मिक्स हो जाएंगी। भाई क्लियर हो गया ये एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, एग्जांपल ऑफ स्कोप लिमिट। आज के दिन का आपका सबसे अहम काम यही है, इसमें कुछ मिस स्टेटमेंट आपको शायद मसला करेंगी। है? करना क्या है, मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स को पढ़ना और समझना है, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स को पढ़ना और समझना है, और इनमें से जो एग्जांपल समझ में नहीं आएगी कल क्लास से पहले पूछनी है, बस ये काम है। समझ लगे क्या काम है? आगे चलिए वापस है, अब आते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन पे। बेसिस अगला भैया हमारे कितने सेक्शन हो गए? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन। इसके बाद आगे चलते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन की बेसिस क्या है? ओपिनियन की बेसिस है कि क्लाइंट ने हमें 50 लाख रुपए से के नोट से भरा हुआ ब्रीफ केस दिया था, तो हमने रिपोर्ट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन देके साइन कर दिया। क्या ओपिनियन की बेसिस ये होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि ओपिनियन की बेसिस क्या होनी चाहिए? हमारा एविडेंस। ओपिनियन की बेसिस क्या होनी चाहिए? हमारे प्रोसीजर जो हमने किसके मुताबिक फॉर्म किए हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। तो इसीलिए बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम यही लिखते हैं, नहीं पैसे भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं है। बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है
कि हमने ISAs के मुताबिक ऑडिट किया, पहले ये लिखते हैं हमने ISAs के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। जब भाई हाथ उठाइएगा जिसको जवाब पता हो। तो अब देखें टॉपिक, सवाल सुन लें। IFAC की कुछ बॉडीज हैं। अब देखा पलटा नहीं है, जिसने सवाल पलटा पेशावा पलट के देखने की कोशिश की, कैंसल। IFAC की कुछ बॉडीज हैं, उनमें से एक बॉडी ISA इशू करती है, उसका नाम है इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। लेकिन एक बोर्ड कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है, उसका नाम बताना है। IAESB बोले तो अकाउंटिंग एक मिनट, अकाउंटिंग एथिक्स Center of Ethics for Accountants. International Standard for इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। भाई देखा था नहीं? पक्की बात है भाई, देखा इसने? भाई आपने गलत बताया था। चले 12, चले वापिस आ जाए, वापिस आ जाए वापिस। अच्छा, हम लिखते हैं हमने ISAs के मुताबिक ऑडिट किया, हम लिखते हैं हमने कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया, और हम लिखते हैं हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ओपिनियन दे रहे हैं हम। ये है बेसिस ऑफ ओपिनियन। अच्छा, अगर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है फिर इतनी कहानी लिख के खत्म। लेकिन अगर मॉडिफाइड ओपिनियन, अच्छा यहां पे अहम कंसेप्ट सुनिए, अगर ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं तो ओपिनियन सेक्शन में इंट्रोडक्शन देने के बाद लिखेंगे ये मॉडिफाइड ओपिनियन है। यूजर को ओपिनियन सेक्शन पढ़ के ये पता चल जाएगा ओपिनियन मॉडिफाइड है, किस रीजन की वजह क्यों है, ये ओपिनियन सेक्शन से पता नहीं चलेगा, ये बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन से पता चलेगा। शाबाश, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो डिटेल है ना कि मॉडिफिकेशन किस चीज की वजह से आ रही है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, क्या है, और उसमें मसला क्या है, वो कहां पे लिखते हैं हम? यहाँ बेसिस और ओपिनियन में। तो अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो हमने नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन भी बेसिस ऑफ ओपिनियन में डिस्कस करने हैं। क्लियर हो गई ये बात? अगर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन में सिर्फ ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन अगर मॉडिफाइड है तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमने नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन को यहां पे एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर हुई ये बात? चलिए, अच्छा अब यहां पे चूंकि ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन अहम है, अब सुनिए एग्जाम में आपको बता देता हूं हमसे केस स्टडी कैसे पूछेगा। दो तरीकों की केस स्टडी पूछ सकता है, दो तरीकों की। बड़ा तरीका क्या है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन देगा और पूछेगा बताओ इसमें अनमोडिफाइड है कि मॉडिफाइड। क्या पूछेगा? ओपिनियन डिसाइड करवाएगा। हमने देखना होगा कि इसमें कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हुई तो हम कहेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। यह है डिसाइडिंग ओपिनियन, इसे हम कहते हैं डिसाइडिंग ओपिनियन। तो केस स्टडी दो तरह से पूछेगा, पहली टाइप डिसाइडिंग ओपिनियन, दूसरी टाइप ड्राफ्टिंग ओपिनियन। यानी रिक्वायरमेंट पार्ट ए में उसने कहा बताओ टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा, हमने कहा अनमोडिफाइड। पार्ट बी में उसने कहा ड्राफ्ट दिस ओपिनियन, ओपिनियन को ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट करने का मतलब क्या है? लिख के दिखाओ कि प्रैक्टिकली जब ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे उसमें ये सबसे अहम पैराग्राफ है, ये कैसे आएगा? अच्छा, हमसे ना अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वैसे तो रिपोर्ट में बहुत से पैराग्राफ है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन ड्राफ्टिंग वो इसकी करवाता है। नॉर्मली दूसरों की ड्राफ्टिंग नहीं करवाता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्राफ्टिंग नहीं करवाता, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्राफ्टिंग नहीं करवाता। ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन की कभी कभी ड्राफ्टिंग करवाता है। क्यों भला? ये इंपॉर्टेंट है। शाबाश शाबाश। तो अभी तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई ना, अब एक दफा उसको रीड भी कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली जब आप किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ये पैराग्राफ कैसे आएगा, ताकि एक दफा आप मेरे साथ पढ़ लें, ताकि घर जाके जब याद करने के लिए बैठे ना, रट्टा लगाने के लिए ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन का, तो वहां पे आपको कोई लफ्ज तंग ना करे। ठीक है, तो जरा आइए, आपने नहीं मेरे पास है, पेज पे आइए। कौन सा पेज? हाँ, पेज 34। शाबाश। ये 4 बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे क्या कह रहा है? ड्राफ्टिंग एग्जांपल। किसकी ड्राफ्टिंग एग्जांपल?
ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन। इस सफे पे अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, अगले सफे पे बेसिस फॉर ओपिनियन की ड्राफ्टिंग। अनमोडिफाइड में क्या कह रहा है? ओपिनियन, अच्छा सबसे पहले देखिए उसने ओपिनियन की हेडिंग दे दी किसने, ताकि पता चल जाए हमें इससे आगे ओपिनियन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पैराग्राफ शुरू होगा उसकी हेडिंग होगी। मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा। आगे चलते हैं फिर। ओपिनियन, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी व्हिच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा देखें, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी व्हिच कंप्राइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट एज एट दिसंबर 31, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अ समरी। देखिए चारों चीजें आगे की नहीं आई। पांचवी कौन सी थी? हाँ नहीं, मैं वही बताने लगा था। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, आपको एग्जांपल बताते होते हुए मैं इस तरह कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इस तरह की बात करते थे। लेकिन रिपोर्ट के अंदर बताना होता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। यहां पे इसलिए आप नोट कीजिए, या पूरी करें पांचों चीजें हैं। एक दफा उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया और कहा इसमें से गलतियां ढूंढो। उसमें ओपिनियन सेक्शन के अंदर उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट मिस कर दिया था स्टूडेंट ने। अब आप देखिए इसमें कहीं मिस तो नहीं है, पांचों पूरी कर ले। इस पैराग्राफ में पांचों चीजें पूरी हो रही हैं कि चार है? चलिए आगे चलते हैं। ये अभी ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है, अभी ओपिनियन नहीं आया, ओपिनियन नीचे आ रहा है। इन आवर ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन पढ़ के आपने मुझे बताना ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का ओपिनियन है कि कंप्लायंस का? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, हाँ फेयर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड एट दिसंबर 31, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर देन एंडेड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये आईएफआरएस क्या है? इंटरनल, हाँ ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस क्लाइंट नॉर्मली पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस ही होता है। क्लियर हुई ये बात? हाँ ओपिनियन पैराग्राफ में जो जिक्र कर रहा है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कर रहा। ओपिनियन पैराग्राफ में जो बता रहा है वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन होती है, पोजीशन, परफॉर्मेंस वगैरह और कैश फ्लो। ठीक है, ये जो ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे दूसरा पैराग्राफ है ना, इसमें देखें वो कह रहे हैं उनका क्वेश्चन है सर पांचों चीजें डिस्कस नहीं की। नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल जिक्र जो कर रहा है वो फाइनेंशियल, ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तीन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए बनाई जाती है ना, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें का व्यू ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है जी। हाँ इक्विटी वो पोजीशन में आ जाती है, वो पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो पांचों चीजों का ऊपर वाले पैराग्राफ में जिक्र होना है। ओपिनियन पैराग्राफ में तो वो जनरल बात कर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने जो फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस सही प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा अब आते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन। और अच्छा चले, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है का कंप्लायंस। दूसरा फिर क्वेश्चन पूछा कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं इसमें। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड। चौथा क्वेश्चन ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि लिमिटेड एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन, और आपने नोट करना है क्या ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा बेसिस ऑफ ओपिनियन में कह रहा है इफ फाइटर एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि मॉडिफाइड नहीं है। शाबाश। क्या इसका ये मतलब है कि मॉडिफाइड ओपिनियन हमारे सिलेबस में नहीं है? नहीं, इसका ये मतलब है अभी कवर नहीं किया, आगे चल के कवर करना है इसी चैप्टर में, आगे। अच्छा फिर देखें, कह रहे वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पहली बात पूरी हुई। Our responsibilities under those standards are further described in auditor's responsibility for audit of financial statement section of our report। अच्छा ये पता नहीं क्यों लाइन लिखता है, इसकी जरूरत नहीं थी। इसमें क्या कह रहा है भला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग सेक्शन में है जिसकी हेडिंग है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई हाँ ना भी लिखता तो हमें पता था सेक्शन होता है, लेकिन बहरहाल उसने यूजर के लिए लिख दिया। ठीक है, यूजर के लिए लिखा। अच्छा अगली बात, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट दी कोड। ठीक है, एंड वी हैव फुलफिल्ड आवर एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद द कोड। ये बात किसकी कर रहा है और क्या कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, हमने कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। तो मुझे बताइए हमें एज ऑडिटर कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं, समझना चाहिए कि नहीं कि उसमें लिखा क्या हुआ है? क्योंकि रिपोर्ट में हम ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है इस कोड के मुताबिक,
तो कोड पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कोड क्या कहता है। हाँ जी, इसमें पूरा चैप्टर है। शाबाश, बिल्कुल सही। 20 नंबर तकरीबन 15 नंबर का तो कंफर्म क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में से। करे वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा लफ्ज जो एक लफ्ज भी अगर ऐसा है जो समझ नहीं आया तो पूछ ले, मैं समझ आ गया। तो आज के दिन का सबसे अहम काम आपका क्या भला? लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन पढ़ने। दूसरा सबसे अहम काम क्या है? ड्राफ्टिंग। किसकी ड्राफ्टिंग? ओपिनियन। और इसका रटा लगा लेना आपने, रटा लगाना। अच्छा सुन ले, बाकी के एलिमेंट का रटा नहीं लगाना, बाकी के एलिमेंट का रटा पढ़ लें काफी है, पढ़ लें काफी है। असल में क्यों कह रहा हूं रटा नहीं लगाना भला? क्योंकि बाकी आप अपने अल्फाज में भी लिख लेंगे ना, चल जाएगा काम। लेकिन इसको आप अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते। इसको अपने अल्फाज में कोई स्टूडेंट हाथ उठा के कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैंने बाकी के एलिमेंट तो कहा, ये जो ऊपर नीचे है, कि वो आप याद ना करें, पढ़ ले सिर्फ, क्योंकि वो आप अपने एग्जाम में पूछ ले कि भाई बताओ टाइटल क्या होता है, एड्रेस ही क्या है, ऑडिटर्स ओपिनियन में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप उसको बता, या दूसरी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर में क्या चीज आती है आप बता दें। लेकिन ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन में खास तौर पे आपसे कहा है याद करना है। एक मिनट, वन बाय वन। शाबाश, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लिखनी होती है। ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट, आपको पता है, देखें पूरे ऑडिट में सबसे अहम चीज क्या? ऑडिट रिपोर्ट। पूरे ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम सेक्शन क्या? तो मुझे बताइए, जिस बंदे को ओपिनियन ही ना आता हो, जिसको बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसे ऑडिटर बनने का कोई हक है? कोई हक नहीं। इसलिए बाकी चीजें याद करें या ना करें आपकी मर्जी है, बाकी चीजों का रटा लगाएं या ना लगाएं आपकी ऑप्शन है। लेकिन ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन ये आपको लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे ऑडिट की सबसे अहम डॉक्यूमेंट और सबसे अहम डॉक्यूमेंट के सबसे अहम सेक्शन है ये। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? तो आज याद कर लेंगे आज के दो सबसे अहम काम। चलिए, अच्छा अब यहां पे मैं लगा रहा हूं ब्रेक, क्योंकि इसके बाद कहानी में आने हैं ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट, ये क्या है, ये क्या है, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।